What's up everyone? Welcome back to the channel. नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ा, मैनेजमेंट एज आर्ट भी पढ़ा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन और आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल क्लोज। फिर फर्दर हम लोग ये देख पाएंगे कि इसमें केस स्टडीज कैसी आई हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आए हुए हैं एग्जामिनेशंस में और किस हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बट पहले कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लें। आ जाओ जल्दी से, आज की इस क्लास में कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के साथ। देखो, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं या हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है कि उसका ये प्रोफेशन है, उसका ये प्रोफेशन है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेशनल कौन है तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ यार, डॉक्टर, एक लॉयर, एक सीए। तो ये सारे लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। अब ये प्रोफेशनल्स क्यों कहलाते हैं? व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल? एक आम आदमी क्यों प्रोफेशनल नहीं कहलाता? तो बेसिकली आपने क्लास 11th में भी जब बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया था तो वहाँ पे 3 पार्ट्स पढ़े थे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में एक इंडिविजुअल कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स रखता है जो कि और किसी के पास जल्दी से देखने को नहीं मिलती। मतलब कि हमें रियल लाइफ में वो जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वो जो स्पेसिफाइड स्किल्स हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलती इन रियल लाइफ। तो हम लोग वहाँ पे क्या कंसीडर करके चलते हैं कि अगर मैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करूँ तो एक प्रोफेशनल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो एक प्रोफेशनल कैरी करता है एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हम लोग लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं लॉयर का। तो एक लॉयर के पास एक ऐसी नॉलेज है जिसके लिए उसने कई साल मेहनत करी है, जो उसने एक्वायर करी है डेली बेसिस पे पढ़ाई करके, डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करके, और एक स्टडी मटेरियल था, एक प्रॉपर मैनर था जो उसने उसकी तैयारी करी है, तो उसके पास वो ज्ञान आया है। देखो, हमारे पास कोई पैदा होते तो ज्ञान लेके नहीं आता। चाहे वो साइंस हो उसमें भी नॉलेज की बात हो रही थी, चाहे वो आर्ट हो उसमें भी नॉलेज की बात हो रही थी। अगर एक प्रोफेशनल है, चाहे वो एक लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे कोई टीचर भी क्यों ना हो, तो ये सभी लोग एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कैरी करते हैं जो कि हमेशा से उनका एक इंटीग्रल पार्ट रहता है। तो एक सबसे पहली चीज़ क्या होती है एक प्रोफेशनल के पास? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक हो गया। उसके बाद क्या एक लॉयर हर कोई बन सकता है? बहुत आसान है, वेरी सिंपल, कि मैं अपना 12th करूं और मैं अपना बोर्ड लगा के बैठ जाऊं कि आई एम एडवोकेट रजत अरोड़ा और बात खत्म, मैं सारे केसेस लड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इट इज़ दैट सिंपल? जैसे एक कपड़े की दुकान खोलनी हो या फिर एक मुझे शूज़ की शॉप ओपन करनी हो, क्या ये इतना ईजी है? नहीं। टू बी अ लॉयर हमारे पास एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, हमें एक डिग्री स्पेसिफिक लेनी ही पड़ेगी, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब कि जो इस प्रोफेशन में एंट्री है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय वे ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ प्रॉपर एग्जाम्स बनाए गए हैं, वो क्लियर होंगे, स्टेजेस क्लियर होंगे, तब जाके मैं एक प्रोफेशन कहलाऊंगा। चाहे फिर वो डॉक्टर की बात हो, चाहे फिर वो लॉयर की बात हो, चाहे फिर वो किसी सीए की बात हो या किसी भी प्रोफेशनल की बात हम लोग करें, तो वहाँ पे जो एंट्री है वो हमेशा कैसी रहती है? रेस्ट्रिक्टेड रहती है। करेक्ट। उसके बाद जितने भी लॉयर्स हैं उन सबकी प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई है। अगर आपने सुना होगा तो लॉयर्स की एसोसिएशन होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। डॉक्टर्स की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI के अंडर सारा काम करते हैं। तो बेसिकली एसोसिएशंस बनाई गई हैं जिसके अंदर सभी लॉयर्स बैठते हैं। मतलब जो वो सब जितने भी लॉयर्स हैं वो सब BCI के पार्ट होंगे, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब मेडिकल काउंसिल के पार्ट होंगे। वो उस काउंसिल के, उस एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। क्योंकि देखो, पावर भी तो चाहिए और यूनिटी में ही पावर होती है कि जब कोई लॉयर एक साथ, अगर उसको लग रहा है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो पूरी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी हो जाती है, तो वो अकेला नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें प्रोफेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है जो कि है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद ये जो एसोसिएशन है ये इनके रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करती है कि इनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कितनी ये फीस चार्ज करें, कितना इन्हें काम करना है, किस हिसाब से इन्हें सारे सिस्टम मैनेज करना है, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करनी है। तो रूल्स और रेगुलेशंस प्रिपेयर करके देता है कौन? यही प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो किसी भी प्रोफेशन की बात करें
उनके पास हमेशा एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स के साथ उन्हें अपना काम करना होता है। जब एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर को एथिकली सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, करें या ना करें, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट उन्हें सिखाया यही जाता है कि दीज आर योर कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आपको मान के चलना ही पड़ेगा, समझे। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा जुड़ा रहता है किसी भी प्रोफेशनल के साथ। उसके साथ साथ हमारे पास इनका जो एक मकसद रहता है वो रहता है सर्विस मोटिव, टू सर्व द सोसाइटी। जब भी डॉक्टर बनते हैं, जब भी सीए बनते हैं, जब भी लॉयर बनते हैं, तो एक ओथ में ये चीज़ कही जाती है कि हाँ, ये मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से सोसाइटी को सर्व करके बिना किसी भी भेदभाव के हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक सर्विस, एक सोशल मोटिव ज़रूर अपने माइंड में लेके चलते हैं कि हाँ, हम जितना भी काम करेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, बिल्कुल नेशन के टवर्ड्स अपने आप को इंक्लाइन करके प्रॉपर मैनर में ये सारा काम करने वाले हैं। तो ये हमारे पास प्रोफेशन के बेसिक 5 बातें आ जाती हैं। सबसे पहले एक ज्ञान, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमें देखने को मिलता है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले वही मेडिकल एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस हिसाब से आप बन सकते हो। ऐसे ही सीए, ऐसे ही लॉयर, कोई भी प्रोफेशनल हो, आपके पास एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है। फिर एसोसिएशंस का पार्ट होते हैं, आप लोग हमेशा से ही जो भी आपकी प्रोफेशनल की रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसका पार्ट आप रहोगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नियम कायदे कानून रहेंगे जिसको फॉलो करते हुए ही आप अपना प्रोफेशन निभाओगे। और सर्विस मोटिव, जो मकसद है वो हमेशा याद रखना है, सोसाइटी को सर्व करना भी रहता है कि हम सोसाइटी को किसी भी प्रकार से हार्म ना करें और हम पॉजिटिव मैनर में काम करें, सही है। अब इन सबको मैच करके चलते हैं हम लोग किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। चलो जी, एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं कौन कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। चलो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब देखते हैं कौन कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या मैनेजमेंट में भी आप एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज देखते हो? क्या मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर बुक्स, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, एक प्रॉपर ज्ञान सबसे पहले चाहिए एक मैनेजर को मैनेजर बनने के लिए? इफ़ यू वांट टू बी अ मैनेजर तो आपको क्या एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल होगा, आपने एक प्रॉपर पढ़ाई तो करी होगी, नॉलेज तो एक्वायर करी होगी। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये तो मैनेजमेंट में होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या मैनेजर बनने के लिए आज भी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है? मतलब कि कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता। अगर मुझे किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो क्या कोई कंपल्जन है कि मेरे पास एमबीए होना ज़रूरी है या मेरे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही डिग्री होनी ज़रूरी है? ऐसा अभी तक कोई कंपल्जन नहीं है कि अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो आप एमबीए होने ज़रूरी हैं। बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादातर कंपनीज यही बोल रही हैं कि अगर हमें मैनेजर हायर करना है तो उसकी एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट एमबीए है, एमबीए होना चाहिए तब हम हायर करेंगे। तो फिलहाल एज सच कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मैनेजर के लिए एमबीए कंपल्जन हो। तो फॉर नाउ अभी तक ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल कि शायद हो। तो ये पॉइंट फॉर नाउ अभी तो मैच नहीं हो रहा। मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। क्या मैनेजर्स की भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? एसोसिएशन है। एसोसिएशन का नाम क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़रूर है, बट क्या सभी मैनेजर्स का बिहेवियर यही एसोसिएशन डिफाइन करती है? तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो अभी तक कंपलसरी नहीं है। हर मैनेजर को इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आप चाहो तो करा सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो आपको कराने की नीड भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अभी कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं बनी कि जो पूरी इंडिया के मैनेजर्स का कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करे, उनका सारा वे ऑफ वर्क डिफाइन करे, ऐसा अभी तक नहीं है। लेकिन शायद इन फ्यूचर जैसे और प्रोफेशंस की सारी एसोसिएशंस मैनेज करती हैं, शायद ये भी करके चले। तो फॉर नाउ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट अभी भी मैच नहीं हो रहा, बट शायद फ्यूचर में हो जाए, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है जी। क्या मैनेजर्स के लिए कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? भाई जब एसोसिएशन ही नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन क्यों डिफाइन करेगा? ये लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से अपना रूल्स रेगुलेशंस मैनेज करते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज को ये फॉलो करके चलते हैं। एज सच फॉर नाउ कोई भी एक जनरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए अवेलेबल नहीं है। क्या ये अपने माइंड में सोसाइटी के लिए एक सर्विस मोटिव भी लेके चलते हैं?
क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैनेजर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए काम कर रहा है वो दोनों चीज़ें अपनी माइंड में लेके चले कि यार पैसा भी कमाना है और सोसाइटी को सर्व भी करना है? ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब आप पैसा कमाने के लिए निकलते हो तो कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये सर्विस मोटिव वाला पॉइंट अपने माइंड से हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मैनेजर्स को एक मकसद या उन्हें कोई कह के भेजा जाए कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है, ऐसा एज सच अभी तक नहीं दिया गया है। मतलब मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करेंगे, उनका मकसद सर्विस मोटिव है या नहीं है, ऐसा अभी तक कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप अब देखो तो प्रोफेशन से सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट मैच हो रहा है, अदर देन दिस कोई भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा। तो क्या मैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलूं? यहाँ से साफ साफ समझ में आता है कि नहीं, मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पॉइंट्स कोई भी मैच नहीं हो रहा अदर देन द बेसिक नॉलेज। बट हाँ, ये सभी पॉइंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद इन फ्यूचर मैनेजमेंट अभी इस वे पे है कि इन फ्यूचर वो एक प्रॉपर प्रोफेशन कहला पाएगा। बट फॉर नाउ अभी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं यार, अभी नहीं। अभी आज के टाइम पे हम मैनेजमेंट को प्रॉपर प्रोफेशन कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास गाइज ये एक लास्ट टॉपिक बचा था, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वाला। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखो, 3 चीज़ के नेचर पढ़े हमने, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। तो इन्हें प्रॉपरली आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से। एक बार इसको भी रीड कर लो। इसको रीड करने के बाद अब मैं नेक्स्ट क्लास में चालू करूँगा चैप्टर नंबर 2। एक बार चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड केस स्टडीज करके चलेंगे 2-2, 3-3 चैप्टर की। क्योंकि एक चैप्टर की तुम्हारे सामने रखूंगा ना तो तुम्हारे लिए ढूंढना बड़ा आसान होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसी चैप्टर से एग्जाम में तो 12 चैप्टर की पूरी आती है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। चैप्टर वाइज कराऊंगा तो तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। 2-3 चैप्टर्स की एक साथ करके चलेंगे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो और आपका माइंड भी अच्छे से चल पाए। तो दिस इज इट, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आप एक बार अच्छे से रीड कर लो और जो नोट्स वगैरह बनाने हैं बना लो। फिर हम आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में और बस फटाफट से कंप्लीशन की तरफ चलेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।